आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इंसानी शरीर के दो बहुत ही दिलचस्प पहलुओं के बीच के उस छिपे हुए कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बात हो रही है हमारी मांसपेशियों की खास मूवमेंट्स और शरीर के सिस्टमिक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के बारे में। ये दोनों मिलकर फिटनेस का एक कमाल का डुअल इंजन बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में गोता लगाते हैं। तो चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जब भारी कसरत की जाती है और हमारी काम कर रही मांसपेशियों को उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ने लगती है जितनी हमारे फेफड़े सप्लाई कर सकते हैं, तो असल में शरीर के भीतर क्या होता है? ये मसल फटीग या मांसपेशियों की थकान की जो असली कीमत है वो हमारा शरीर कैसे चुकाता है, यही आज की हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। इस सफर को हम 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द ट्राइसेप डिप डिबेट। दूसरा, मसल एक्टिवेशन एंड ग्रोथ। तीसरा, द हिडन ऑक्सीजन डिमांड। चौथा, अपग्रेडिंग योर ब्रीदिंग मसल्स। पांचवा, द ब्लड फ्लो स्टील। और आखिर में लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन डिलीवरी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द ट्राइसेप डिप डिबेट। जरा ट्राइसेप डिप की इस बायोमैकेनिक्स पर गौर करते हैं। यहाँ एक नीची बेंच का इस्तेमाल करके शरीर के वजन को ही रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि पैरों को हवा में उठाने या मोड़ने के बजाय सामने की ओर बिल्कुल सीधा तान कर फर्श पर रखा गया है। इस खास पोजीशन से होता यह है कि शरीर का काफी सारा भार सीधा बाजुओं पर आ जाता है, जो इसे ऊपरी शरीर के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण व्यायाम बना देता है। अब इस व्यायाम को लेकर फिटनेस जगत में एक बड़ा विरोधाभास है और हमारे लिए दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का ईएमजी अध्ययन है जो बताता है कि यह एक्सरसाइज बेहतरीन मसल एक्टिवेशन देती है और ट्राइसेप्स को बहुत ही अच्छे से टारगेट करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन मूवमेंट आर्टिकल के एक्सपर्ट्स साफ चेतावनी देते हैं कि यह मूवमेंट कंधे को उसकी सुरक्षित सीमा से खतरनाक तरीके से पीछे धकेल देती है और ट्राइसेप्स को ठीक से आइसोलेट भी नहीं कर पाती। दोनों ही अपनी अपनी जगह वैलिड पॉइंट्स रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, मसल एक्टिवेशन एंड ग्रोथ। अगर ट्राइसेप डिप्स करने का फैसला किया जाता है तो मुख्य रूप से ट्राइसेप्स ब्राकी मांसपेशी काम में आती है। असल में इसके 3 हिस्से होते हैं, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड और मीडियल हेड। जब शरीर को बेंच से नीचे ले जाया जाता है और फिर पूरी ताकत से वापस ऊपर धकेला जाता है तो ये तीनों ही हिस्से एक साथ मिलकर कोहनी को सीधा करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि मांसपेशियां बनती कैसे हैं। जब इन डिप्स को एक नियमित अंतराल पर और सही रेजिस्टेंस के साथ किया जाता है तो शरीर मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट को बढ़ावा देता है। अगर इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो बार बार एक ही जगह पर लक्षित भार डालने से मांसपेशियों के भीतर एक हलचल पैदा होती है। यही हलचल हाइपरट्रॉफी यानी मांसपेशियों के विकास का मुख्य कारण बनती है। नियमित अभ्यास से ताकत बढ़ाने का ये एक बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक तरीका है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द हिडन ऑक्सीजन डिमांड। 16%। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। शोध बताते हैं कि जब शरीर से अधिकतम शारीरिक मेहनत ली जाती है तो केवल सांस लेने की प्रक्रिया ही हृदय के कुल आउटपुट यानी कार्डियक आउटपुट का 16% तक हिस्सा खींच सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सांस लेना कोई हल्की फुल्की प्रक्रिया नहीं है। भारी वर्कआउट के दौरान ये खुद में एक बहुत भारी काम बन जाता है, जिसके लिए शरीर को काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और यहीं से हमारा चौथा सेक्शन जुड़ता है, अपग्रेडिंग योर ब्रीदिंग मसल्स। हमारी श्वसन प्रणाली यानी सांस लेने के सिस्टम के 2 बहुत ही प्रमुख हिस्से हैं, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां। डायफ्राम एक गुंबद के आकार की मांसपेशी होती है जो हमारी छाती और पेट के ठीक बीच में होती है, और दूसरी तरफ हैं इंटरकॉस्टल मांसपेशियां जो हमारी पसलियों के बीच मौजूद होती हैं और सांस लेते समय पसलियों को फैलने में मदद करती है। सबसे मजे की बात यह है कि ये दोनों ही स्केलेटल मसल्स हैं, यानी इन्हें भी शरीर की किसी भी अन्य मांसपेशी की तरह बाकायदा ट्रेन और मजबूत किया जा सकता है। तो होता यह है कि जिस तरह नियमित रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ट्राइसेप्स मजबूत होते हैं, बिल्कुल उसी तरह नियमित रूप से की गई एरोबिक एक्सरसाइज डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियों में स्ट्रक्चरल हाइपरट्रोफी लाती है। ये इन सांस लेने वाली मांसपेशियों की कार्यक्षमता को इस हद तक बढ़ा देती है कि कम थकान महसूस करते हुए ज्यादा समय तक शरीर के अंदर ज्यादा हवा खींची जा सकती है। इसे श्वसन तंत्र का एक बेहतरीन अपग्रेड माना जा सकता है।
पर क्या हो अगर शरीर अपनी पूरी लिमिट पार कर जाए? ये हमें लाता है हमारे 5वें सेक्शन पर, द ब्लड फ्लो स्टील। विज्ञान में एक टर्म है इंस्पिरेटरी मसल मेटाबोरिफ्लेक्स, या संक्षेप में कहें तो IMM। इसे इंसानी शरीर का एक इमरजेंसी पावर ग्रिड समझा जा सकता है। जब वर्कआउट इतना इंटेंस हो जाए कि सांस लेने वाली मांसपेशियां पूरी तरह से थकने लगें, तो ये रिफ्लेक्स शरीर के नर्वस सिस्टम के जरिए एक बड़ा कदम उठाता है। ये हाथ पैरों में खून का बहाव अचानक कम कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझा जा सकता है। होता क्या है, भारी कसरत से सांस लेने वाली मांसपेशियां थकने लगती हैं। फिर तुरंत शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होते ही हाथ पैरों की रक्तवाहिकाएं यानी नसें सिकुड़ने लगती हैं और अंत में सारा जरूरी खून वहां से निकालकर सीधा डायफ्राम और फेफड़ों की ओर मोड़ दिया जाता है। दरअसल ऐसे समय में शरीर ये तय करता है कि अंगों से ज्यादा जरूरी कोर को जीवित रखना है। और यही वो वजह है जिससे वर्कआउट के दौरान हाथ पैरों में अचानक भारी थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। इस इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे बचा जाए, इसके लिए चलते हैं हमारे आखिरी और छठे सेक्शन पर, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन डिलीवरी। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग का शरीर पर बहुत ही गहरा असर होता है। अगर एरोबिक ट्रेनिंग की जाए तो उससे धीमे काम करने वाले मसल फाइबर्स की सहन शक्ति बढ़ जाती है। इसका फायदा ये होता है कि IMMA यानी खून की आपूर्ति रुकने का वो इमरजेंसी रिफ्लेक्स काफ़ी देर से शुरू होता है। दूसरी ओर अगर इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग की जाए तो वो सीधे डायफ्राम को मजबूत करती है और नसों के सिकुड़ने वाले उस असर को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नियमित ट्रेनिंग शरीर के VO2 मैक्स को बढ़ाती है और मांसपेशियों के अंदर छोटी रक्तवाहिकाओं का एक जाल सा बिछा देती है। समय के साथ फेफड़ों की खून में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता इतनी शानदार हो जाती है कि जब ट्राइसेप डिप्स जैसे मुश्किल व्यायाम किए जाते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से और आसानी से उन काम कर रही मांसपेशियों तक पहुंचने लगती है और नतीजा, शरीर जल्दी थकता नहीं है और स्टैमिना कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन का ये कोट इस पूरी चर्चा का बहुत ही बेहतरीन सारांश पेश करता है। जिस तरह नियमित व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उसी तरह ये फेफड़ों और हृदय को भी मजबूत बनाता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि ताकत बनाना सिर्फ किसी एक जगह का काम नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमिक प्रोसेस है। जब बाहों को मजबूत किया जा रहा होता है तो दिल और फेफड़ों को भी उतना ही मजबूत बनाना बेहद जरूरी होता है। तो इस अंतिम स्लाइड पर हम सबके लिए एक सोचने वाला सवाल है। अगली बार जब भी जिम में या घर पर किसी आम मूवमेंट पर ध्यान दिया जाए तो क्या डायफ्राम की उस अनदेखी ऑक्सीजन डिमांड पर भी विचार किया जाएगा? क्या शरीर के उस अदृश्य इंजन को भी उतनी ही अहमियत मिलेगी जितनी बाइसेप्स या ट्राइसेप्स को मिलती है? क्योंकि असलियत तो यही है कि असली फिटनेस तभी आती है जब मांसपेशियां और श्वसन तंत्र एक साथ मिलकर काम करें। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।